हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स का कंप्लीट रिवीजन। तो बच्चों अच्छे से देखिए, पहले हम बेसिक टर्म देखेंगे, फिर मैं वो सब टर्म बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेव फ्रंट। ये सब बेसिक टर्म है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, तो जल्दी से कर लेते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच वाइब्रेट इन सेम फेज। वो सारे पॉइंट का लोकस जो सारे पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तीन तरह का वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। इन सब में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अभी आगे जो बताऊंगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स ऑफ लाइट क्या हो? पॉइंट सोर्स। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? लीनियर। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर रखा होता है। इसको ऐसा याद कर लेंगे, एक नंबर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाइए। उसके बाद आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब था सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब दो लाइट वेव का सुपर इम्पोज होना, मिक्स होना। दो लाइट वेव किस तरह से सुपर इम्पोज होते हैं, इसमें भी दो तरीके का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। वो अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब ऐसे लाइट जिसका वेवलेंथ क्या हो? सेम। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम कलर का लाइट। अगर लाइट का कलर सेम होगा तो उसका वेवलेंथ भी क्या होगा? सेम। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स क्या होता है? वो सब लाइट जिसका वेवलेंथ क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? दोनों लाइट वेव इस तरह से सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। यानी इसमें जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? और इंक्रीज होगी। ये दो वेव है, एक ये y1 है और ये डॉटेड लाइन वाला दूसरा y2 है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रेड कलर वाला जो वेव है ये इसका रिजल्टेंट वेव है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या? दोनों से ज़्यादा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ में गिरेगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव में तो इंक्रीज होता है, बट इसमें क्या होगा? डिक्रीज। जैसे ये y1 है और ये डॉटेड लाइन वाला y2 है, दोनों सुपर इम्पोज कर रहा है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? और कम। जैसे ये 10 है और ये 2 है, तो ये घट करके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये रेड कलर का हो गया रिजल्टेंट वेव y = y1 + y2। उसके बाद आपको याद क्या रखना है? इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये दो वेव है, एक का एम्पलीट्यूड ये है और दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ये है। तो जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उस वेव की इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। यानी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी = k a का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और k क्या है? कांस्टेंट। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, I = ka²। देखिए बच्चों, अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जहाँ से आपको क्वेश्चन बने स्टार्ट होंगे। तो इसको एकदम ध्यान से देखना आपको। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव के बीच में जब सुपर पोजिशन होगा, जब इंटरफेरेंस होगा, तो कैसे पता चलेगा कि वो कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव? तो याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? n लैम्डा। n लैम्डा कहे तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। और फेज डिफरेंस, एंगल में डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2n पाई, यानी 2 पाई का यानी पाई का इवन मल्टीपल। यानी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? इनकी जगह 1 डालेंगे तो 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, 6 पाई होना चाहिए एंड सो ऑन। अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, यानी कि इंटेंसिटी और क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ये वेव 1 और वेव 2 को देखिए। इसका पाथ लेंथ है 3 लैम्डा और इसका पाथ लेंथ है 1 2 3 4 5। इसका पाथ लेंथ है 5 लैम्डा। अगर इन दोनों वेव का हम अगर पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो 5 लैम्डा - 3 लैम्डा 2 लैम्डा आएगा। यानी ये दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेगा, मिक्स करेगा, तो रिजल्टेंट वेव कैसा बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। और उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? जब दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो? 2n - 1 λ/2। मतलब पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? λ/2 का ऑड मल्टीपल, यानी कि λ/2 हो
3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो एंड सो ऑन। अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस इस तरह का है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और एंगल में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n पाई, यानी पाई का ऑड मल्टीपल, यानी कि फेज डिफरेंस क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो एंड सो ऑन। फिर से देखिए डिस्ट्रक्टिव का इन दोनों का अगर हम एग्जाम्पल ले लिया, इसका सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है आप गौर से देखिए, इसका 3 लैम्डा, इसका 2.5 लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस क्या आ गया, लैम्डा बाई 2, यानी 1 और 3 जब सुपर इम्पोज करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, यानी कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इंटेंसिटी। और अगर हम फेज डिफरेंस के को लेकर करें तो अगर हमने जैसे इन दोनों वेव की बात करें, इस दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है आपके देखिए, इसमें पाई है और इसमें 3 पाई है, तो इसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई का होगा। जब फेज डिफरेंस 2 पाई का होगा तो ये कंडीशन कौन सा वाला आ जाएगा, ये, यानी ये दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेगा तो कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस केस में इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। अगर हम इन दोनों की बात करें तो अगेन देखिए यहाँ पे 3 पाई है और यहाँ पे फेज 6 पाई है, तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, इस वाले केस में आ गया। यानी ये दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ओवरऑल फिर से समझ लीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस एल लैम्डा और फेज डिफरेंस 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 और फेज डिफरेंस क्या होगा, 2n-1 पाई। यानी इस केस में हुआ पाई का मल्टीपल, यानी कि पाई लैम्डा का मल्टीपल, यानी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और इस केस में लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। और फेज डिफरेंस की बात करें तो इसमें 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, और इसमें फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इसमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसको एकदम ध्यान से देखना है आपको। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, एकदम अच्छे से याद रखना। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू में फेज डिफरेंस। अब देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो वेव सुपर इम्पोज करता है और स्क्रीन पर जाकर के ब्राइट डार्क का एक पैटर्न बन जाता है। सेंटर पे क्या बनता है, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर देखने को मिलता है। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन YDC। एक तो आपको ये वाला रिजल्ट अच्छे से याद रखना है कि √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस 2 √I1 I2 cos फाई, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ये I1 I2 जो दोनों वेव है उसकी इंटेंसिटी है। अगर हम मैक्सिमम निकालने को बोले तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा, I मैक्सिमम के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। जब हमें मिनिमम निकालने को बोलेगा तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अगर हमें इसका रेशियो निकालना हो तो I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम का जो रेशियो आ जाएगा, ये हो जाएगा √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो एक इसके प्रोपोर्शनल हो गया √ ऑफ इंटेंसिटी, तो आप इसकी जगह पे एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड प्लस सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंटेंसिटी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो यहाँ से I1 अपॉन I2 का जो रेशियो मिलेगा वो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ये भी रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना। साथ साथ जो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव होता है ये विड्थ के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। विड्थ ऑफ स्लिट के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो याद रखना I1 बाई I2 विड्थ के भी प्रोपोर्शनल होगा, तो W1 बाई W2 के इक्वल होगा। ये सारी बातें आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है।
अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कभी कभी आपसे बोल देगा जो फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी और सेकेंड वेव का इंटेंसिटी दोनों इक्वल है और ये दोनों जो है आई नॉट के इक्वल है, तो इस केस में रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी हो जाएगी ये हो जाएगा आई नॉट, ये भी हो जाएगा आई नॉट और यहाँ पे हो जाएगा 2 आई नॉट इनटू में cos फाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 आई नॉट को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos फाई। तो ये रिजल्ट भी आपको एकदम अच्छे से याद रखना, 2 आई नॉट, इसका फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है 4 आई नॉट cos स्क्वायर फाई बाई 2। यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब पार्ट डिफरेंस दे रखा होगा तो इस फॉर्मूले के हेल्प से। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 आई नॉट है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा इस केस में, तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 आई नॉट। कभी कभी वो आई मैक्सिमम को, कभी कभी जब आपको लिखा हो कि इसमें बोल दे क्वेश्चन में कि आई मैक्सिमम जो है वो आई नॉट के इक्वल है, तो आपको ये फॉर्मूले को रिड्यूस कर देना है, यहाँ पे सिर्फ आपको आई नॉट लिखना है। तो क्या बन जाएगा, रिजल्ट आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। जब आपको मेंशन कर दे कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई नॉट है तो इस 4 आई नॉट को हटा के आपको क्या लिख देना, आई नॉट। वैसे तो यही फॉर्मूला रहेगा जब दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम हो, आई नॉट के इक्वल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चों, जब YDSE में स्क्रीन पर लगातार ब्राइट डार्क का जो पैटर्न बनता है, तो 2 लगातार ब्राइट या फिर 2 लगातार डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क, और इन YDSE इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, 2 लगातार ब्राइट या 2 लगातार के बीच का जो गैप होता है, सेपरेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। एकदम अच्छे से इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। फिर क्या आता है, जो फ्रिंज विड्थ आप गौर से देखिए, लैम्डा के क्या है, प्रोपोर्शनल, तो बीटा 1 बाई बीटा 2 किसके इक्वल होगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और बीटा 1 दे रखा होगा, फिर बीटा टी पूछेगा, या फिर बीटा 1 बीटा 2 दे करके एक वेवलेंथ दे देगा और दूसरा वेवलेंथ पूछेगा, यानी 3 चीज दे करके इसमें से एक चीज आपसे पूछा जा सकता है। फिर इससे एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा कि अगर YDSE पूरे ऑपरेटर्स को उठाकर किसी मीडियम में डाल देंगे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, जो लैम्डा में फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मीडियम में डालने से कैपिटल डी या स्मॉल डी तो चेंज होगा नहीं, तो जब भी हम पूरे ऑपरेटर्स YDSE को उठाकर किसी मीडियम में डालेंगे तो उसका जो फ्रिंज विड्थ होगा मीडियम में, जितना एयर में होगा अपॉन में क्या आ जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो फ्रिंज विड्थ एयर में है 4 mm और उसे हमने पानी में डाल दिया, तो पानी में जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा वो क्या होगा, एयर वाला ऊपर लिखाएगा, नीचे एयर का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कितना है 4/3 लिखा जाएगा, यानी कि आ जाएगा आंसर कितना 3 mm, यानी कि वाटर में डालते ही फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा 3 mm हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, ये YDSE का मैंने डायग्राम बना दिया है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। एक वेव A से निकला और P पे पहुंचा, दूसरा वेव B से निकला और P पे पहुंचा, और ये सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस क्या था, x था। तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा BP माइनस AP, इसे आपको रट्टा मार के रखना है XD अपॉन में D। इसको एकदम अच्छे से याद रखना। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चाहे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, दोनों में XD अपॉन में D। यहाँ पे D क्या है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल d है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। अब आपसे पूछा जाएगा पोजीशन ऑफ nth ब्राइट और nth डार्क, तो उसके लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस मेन चीज आपको क्या याद रखना है, एक तो पार्ट डिफरेंस का ये फॉर्मूला और ब्राइट और डार्क का कंडीशन। तो याद करो मैंने पीछे बताया था, फॉर ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एल लैम्डा। अब आपको पाथ डिफरेंस का ये रिजल्ट अगर याद होगा तो आप यहाँ पे लिख दो पाथ डिफरेंस की जगह XD/D इज इक्वल टू n लैम्डा, और फिर यहाँ से आप x निकाल दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब ये जो मेन रिजल्ट आपको मिल गया, अब ये मिल गया आपको पोजीशन ऑफ nth ब्राइट।
n की जगह 1 डालोगे तो आपको मिलेगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, n की जगह 2 डालोगे तो आपको मिलेगा पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट एंड सो ऑन। उसी तरह अगर आपसे पोजीशन ऑफ बोल दे 15th ब्राइट बताओ, 20th ब्राइट बताओ, तो आप सीधे यहाँ पे n की जगह 20 या 15 लिख दोगे। इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको याद क्या रखना है, एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला और कंडीशन फॉर ब्राइट कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एल लैम्डा। फिर आपका आसानी से यहाँ x आ जाए, चाहे जो वही ब्राइट बोलेगा आप आसानी से निकाल लोगे। उसी तरह से डार्क वाले के लिए भी कोई रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बोले 20वां डार्क बताओ, 40वां डार्क बताओ, तो आपको याद रखना है डार्क के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। आप पाथ डिफरेंस का ये रिजल्ट याद रखना है, एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n-1 लैम्डा कैपिटल d बाई 2d। ये जो आया आपका, ये आया पोजीशन ऑफ nth डार्क। अब चाहो तो लिख लो, ये क्या है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट और ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क। अब ये पोजीशन ऑफ nth डार्क आ गया, यानी स्क्रीन से nth डार्क, सेंटर से, यहाँ पे सेंटर से nth डार्क का पोजीशन ये हो गया, सेंटर से nth ब्राइट का पोजीशन ये हुआ। आपको 5वां ब्राइट डार्क निकालना हो, इनकी जगह 5 डाल दो। आपको 3रा ब्राइट डार्क निकालना हो, इनकी जगह 3 डाल दो। ये आसानी से आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट टॉपिक है इसका, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिए। इसका डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में है, तो डेरिवेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें देख लेना। यहाँ तो मैं आपको अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट को। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट में आपको ये देखिए डायग्राम, ये स्लिट का विड्थ है ए बी यानी कि डी, और एक वेव टकरा करके ए से पी पहुंचा, एक टकरा करके बी से पी में पहुंचा, और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, पी। यहाँ भी पाथ डिफरेंस का यही रिजल्ट आएगा, एक्स डी बाई डी। ये जो डी है स्लिट का सेपरेशन है, और उसके बाद कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का ये विड्थ ऑफ स्लिट हो जाएगा डी इस केस में, है ना, डी हो जाएगा विड्थ ऑफ स्लिट। और डबल स्लिट के केस में डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट होता है, और ये कैपिटल डी क्या हो जाएगा, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है आपको याद रखना है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट वाले का जस्ट उल्टा होता है। देखिए हमने पढ़ा हुआ पीछे एल लैम्डा पे ब्राइट बनता है, लेकिन इस केस में आपको क्या याद रखना है, फॉर डार्क एट पी, डार्क के लिए यहाँ पे क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, एल लैम्डा। यानी कि अगर 2 लाइट वेव में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो डार्क ब्राइट नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पे क्या बनता है, डार्क बनता है, जिसको एक और नाम से इसमें जाना जाता है, डार्क नहीं बोला जाता है इसमें, इसे बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा। और पाथ डिफरेंस का यही रिजल्ट होगा। तो पाथ डिफरेंस का रिजल्ट आप यहाँ पे डाल दीजिए एक्स डी बाई डी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एल लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एल लैम्डा डी बाई डी। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ nth डार्क। उसी तरह n की जगह 1 डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, या इसे हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें क्या, कि P पॉइंट पे ब्राइट कब बनेगा, उल्टा, जब पाथ डिफरेंस क्या हो, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ध्यान से देखना यहाँ माइनस नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहला ब्राइट बनता है वो पाथ डिफरेंस कितना बनता है, जब 3/2 लैम्डा हो, फिर दूसरा ब्राइट 5/2 लैम्डा, फिर तीसरा ब्राइट 7/2 लैम्डा हो। इसलिए ये ब्राइट कब बनता है, पी पॉइंट में ब्राइट कब बनेगा, जब 2 लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो, 2n+1 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस का। अगेन यही रिजल्ट लिख दीजिए एक्स डी बाई डी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेज करके पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, और n की जगह हम जब 1 डाल देंगे तो आ जाएगा 3/2 लैम्डा डी बाई डी। अगर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट या फिर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इसे बोला जाता है। और यहाँ भी n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। याद रखना डबल स्लिट में जो कंडीशन होता है, सिंगल स्लिट में उसका उल्टा होता है। एल लैम्डा में बनना चाहिए ब्राइट, यहाँ बनता है डार्क। 2n+1 लैम्डा बाई 2 बनना चाहिए डार्क, यहाँ बनता है ब्राइट। आपको इस तरह से याद है, इसका रीजन मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बता दिया है, एकदम अच्छे से आपको ये याद रखना होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास, जब स्क्रीन पे ब्राइट डार्क पैटर्न बनता है। याद रखना सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी तो ज़्यादा होती है, उसके बाद लगातार फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट की इंटेंसिटी कम होती रहती है। ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट, ये भी फर्स्ट ब्राइट, ये वाला फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क और ये भी
फर्स्ट डार्क होगा स्क्रीन पे। अभी आपने पीछे देखा, जाके देख लीजिए, आप पीछे थोड़ा सा वीडियो करके आपने देखा होगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क आया होगा बच्चों लैम्डा डी बाई डी। ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क आया होगा लैम्डा डी बाई डी, यानी फर्स्ट डार्क का जो पोजीशन होगा सेंटर से वो क्या होगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये भी हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी। ये फर्स्ट डार्क का पोजीशन है सेंटर से। तो आप गौर से देखो, जो ये सेंट्रल ब्राइट है उसका जो लीनियर विड्थ होगा ये लेंथ कितना हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी प्लस लैम्डा डी बाई डी। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट जिसे हम बीटा नॉट से डिनोट करते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी। अब गौर से देखो, ये लैम्डा डी बाई डी क्या था फ्रिंज विड्थ इन YDSC। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इन सिंगल स्लिट किसके इक्वल है डबल ऑफ फ्रिंज विड्थ के इक्वल होता है। बीटा नॉट किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये जो सेंट्रल ब्राइट बना है इसका एंगुलर विड्थ, ये वाला एंगल क्या होगा जिसे हम 2 थीटा बोलेंगे। 2 थीटा किस लिए बोलेंगे क्योंकि देखो यहाँ हमने इस आधे वाले एंगल को थीटा माना है तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो इसका एंगुलर विड्थ निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए, इस वाले पार्ट को मैंने अलग से बना दिया यहाँ। तो ये वाला जो लेंथ है ये किसके इक्वल है 2 लैम्डा डी बाई डी। और ये जो रेडियस है ये अप्रॉक्सीमेट जो होगा ये डी के इक्वल ही होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है इसमें ट्रिगो में एंगल किसके इक्वल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल 2 थीटा किसके इक्वल हो आर्क लेंथ है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी और आर की जगह डी, ये डी से डी कट जाएगा। याद रखना एंगुलर विड्थ क्या आ गया 2 लैम्डा अपॉन में डी, एकदम अच्छे से याद रखना। इसमें ये याद रखना है कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो एंगुलर विड्थ है वो कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता है। कैपिटल डी को ज्यादा कम करने से एंगुलर विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हमारे पास है एंगुलर विड्थ ऑफ nth ब्राइट या nth डार्क। आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में nth ब्राइट या nth डार्क का एंगुलर पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस को मैंने थोड़ा ऐसे करके लिख दिया। तो ये पाथ डिफरेंस है dx बाई डी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। तो इसे tan थीटा लिख दीजिए। एंगल काफ़ी स्मॉल हो बच्चों तो आप tan थीटा को अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हो sin थीटा या फिर थीटा ही लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा पाथ डिफरेंस। अब आ जाता है ये पाथ डिफरेंस आ गया d sin थीटा। स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होता है sin थीटा, अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होता है थीटा के। तो आप आ जाइए फॉर डार्क। अगर हम डार्क की बात करें तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल था n लैम्डा के। तो ये हो जाएगा d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा n लैम्डा बाई डी। एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को बस थीटा लिख दो। तो ये आ जाएगा n लैम्डा बाई डी, यानी ये जो आ गया थीटा हमारा n लैम्डा अपॉन डी, ये है पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क। अब इसे याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क, यानी n की जगह 1 डालोगे तो आपको एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क आ जाएगा। n की जगह 2 डालोगे तो एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क आ जाएगा। उसी तरीके से फॉर ब्राइट की बात की जाए तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस क्या हमारा d साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन में 2d और यहाँ पे सिर्फ थीटा लिख देंगे इसको। तो ये आ गया एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। n की जगह 1 डाल देंगे तो आपको एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट आ जाएगा। n की जगह 2 डाल देंगे तो एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट आ जाएगा। देखिए बच्चों एंगुलर पोजीशन वाला फिर से रिकॉल कर देता हूं। जैसे हमने देख लिया पाथ डिफरेंस का एक नया फॉर्मूला आ गया d साइन थीटा। तो डार्क के लिए एंगुलर पोजीशन निकालना हो तो पाथ डिफरेंस क्या होगा n लैम्डा। पाथ डिफरेंस है d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई d। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख देंगे तो n लैम्डा बाई d। ये आ गया एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क। n की जगह 1 डालो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क मिलेगा। n की जगह 2 डालो एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क मिलेगा। उसके बाद ब्राइट के लिए
पार्ट डिफरेंस क्या होगा 2n + 1 λ/2, पार्ट डिफरेंस को हम लिख देंगे d sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, एंगल स्मॉल है तो sin थीटा को सिर्फ थीटा लिख देना। ये आ गया एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, n की जगह 1 डालोगे मिलेगा एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, n की जगह 2 डालोगे मिलेगा एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट। अब आपको देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, हाउ विल डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी अफेक्टेड व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट। ये भी काफी बार पूछा जाता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को हटा करके व्हाइट लाइट लगा दिया जाए डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हो जाएगा वो कलरफुल हो जाएगा, और हम जानते हैं जो फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। चाहे आप देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या आया था, बीटा नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा d/d, लैम्डा के क्या था प्रोपोर्शनल था, तो जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा हो उसका फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा ज़्यादा था। रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो रेड कलर का फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू वॉयलेट कलर। और सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी क्या रहेगा वाइट ही रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट या ब्राइट रहेगा, ये वाइट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा।